नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तलाक के बाद पछतावा। वह बोली, चलती हूँ, रोकना है तो रोक लो। राघव ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पूनम 2 कदम चलकर ठहर गई, फिर बिना मुड़े ही बोली, मुझे एक बार खो दोगे तो मैं दोबारा नहीं मिलूंगी। बहुत जल्द तलाक के कागजात तैयार करवाऊंगा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। राघव उसे उपेक्षित दृष्टि से देखता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। अब वह नहीं रुकी। उसने बैग उठाया और उसमें न जाने क्या क्या सामान भरकर तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। दोनों को शादी किए 2 ढाई साल हो गए। इन 2.5 सालों में दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ, न कोई तकरार, न कोई चू चा हुआ। दिन ब दिन दोनों में प्यार रोमांस बढ़ता जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक से सब खत्म हो गया, सब तबाह हो गया। दोनों की बनी बनाई गृहस्थी उजड़ गई। 3 साल पहले दोनों की मुलाकात एक रेलवे स्टेशन पर हुई थी। तेज सर्दी में पूनम एक बेंच पर बैठी ठिठुर रही थी। राघव की उस पर नजर पड़ी तो वह अनायास ही उसके करीब चला गया था। 21 साल की एक मासूम से अकेली लड़की को देखकर राघव को उस पर तरस आ गई थी। राघव ने पूछा था, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, आप यहाँ कब से अकेली बैठी हो? मैं अपने दोस्त को रिसीव करने आया था, पर शायद उसकी ट्रेन भयंकर कोहरे की वजह से लेट हो गई है। डोंट माइंड, कई ट्रेन गुजर गए, मगर आप किसी में नहीं गई। टिकट के पैसे नहीं हैं क्या? इतनी तेज कड़ाके की सर्दी में आपके पास कोई स्वेटर भी नहीं है? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? नहीं, पूनम ने साफ मना कर दिया था। वह बोला, आप सर्दी में काँप रही हो, मेरा ये कोट ले लो, मैं घर जाकर दूसरा पहन लूँगा। पूनम ने तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखा, फिर कोट ले लिया, फिर कहा, धन्यवाद जी, क्योंकि हड्डियों में कंपन पैदा करने वाली सर्दी से वह बुरी तरह थरथरा रही थी। राघव को वह बहुत ज़्यादा मजबूर सी जान पड़ी, इसीलिए उसने पूछा, टिकट के पैसे नहीं हैं तो वो भी ले सकती हो। पूनम ने ना में गर्दन हिला दी। वह बोला, अंधेरा होने वाला है, कुछ देर बाद पाला पड़ना शुरू हो जाएगा। रात के समय यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, इसीलिए ये जगह ज़्यादा सेफ नहीं है। सोच लो, अकेली जान हो, अगर आपको कोई और सहायता चाहिए तो बोल सकती हो। पूनम कुछ नहीं बोली। ऐसे लग रहा था जैसे वह राघव के मंसूबे जानना चाहती हो। जब कोई अनजान मर्द एक लड़की की मदद करना चाहता है, तब लड़की का संकेत होना स्वाभाविक है। राघव वहां से जाने लगा। तब वह पीछे से बोली, मुझे नौकरी चाहिए, क्या आप मुझे इस शहर में कोई काम दिला सकते हो? रहने के लिए कमरा भी। राघव समझ गया कि यह घर से भागी हुई है। घर छोड़कर भागी हुई लड़की को कैसे सब नज़र की दृष्टि से देखते हैं, शायद तुमको पता नहीं है। राघव मन में सोचने लगा। राघव ने पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? वह कुछ नहीं बोली। लौट जाओ, माँ बाप का दिल बड़ा होता है, वह तुम्हें माफ कर देंगे। ऐसे घर छोड़कर अकेले लड़कियों को भाग जाना शोभा देता है क्या? ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दो। अब समझ में आ गया है, तुम अपने आशिक का इंतजार कर रही हो। वह नहीं आया ना, वो अपने वादों से मुकर गया, अब लौट जाओ। पर वह चुप रही। राघव को वह बहुत ज्यादा मजबूर लगी। तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, चलो मेरे साथ। पूनम के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि राघव ने उसे भी डरा दिया था कि यह सुनसान जगह है, कुछ भी घटना घट सकता है। और उसके साथ जाने लगी तो वह भी उसे अपने साथ ले आया। पूनम थोड़ी संकित सी थी, डरी डरी सी थी, मगर राघव ने उसे अपने घर के पास एक किराए का मकान दिला दिया था। हालांकि वह खुद भी अकेला रहता था, मगर उसने पूनम को अलग मकान दिलाया। थोड़ा बहुत उसे सिलाई का अच्छा ज्ञान था, तो उसे एक दर्जी के यहाँ काम भी दिलवा दिया। पूनम की जिंदगी थोड़ी आसान सी हो गई। पैसे आने लगे तो अपने खर्च अच्छे से चला पाती थी। यह सब देखकर पूनम उस पर भरोसा करने लगी थी। फिर दिन गुजरने लगे।
राघव ने उससे बहुत बार पूछा कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ है, घर छोड़कर आने का कारण क्या है, मगर पूनम ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर भी राघव को उसकी मासूम सूरत से प्यार हो गया था। वह जब भी उसके घर के पास से गुजरती थी तो राघव तिरछी नज़र से हमेशा उसको देखता था और एक मीठी सी मुस्कान बिखर जाती थी उसके चेहरे पर। उसकी उदास और खोई खोई आंखें राघव के दिल में उतर गई थी। एक दिन राघव उसे देखने के बहाने उसके घर में गया और कहने लगा, आज दूध घर में नहीं था, क्या तुम मुझे एक कप चाय बनाकर पिला सकती हो? बहुत ठंड लग रही है। जब पूनम चाय बनाने किचन में गई तो वह उसे तिरछी नज़र से देख रहा था। वह सब समझकर भी ना समझ बन रही थी और एक कप चाय तब बनाकर लाई तो राघव का हाथ उसकी हाथ से टकरा गया। एक मीठा सा अनुभव राघव के दिल में दौड़ पड़ा। दोनों का दिल धक धक तेज तेज धड़कने लगा। पर पूनम आंखें नीचे झुकाए खड़ी हुई थी। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानोगी? राघव ने कहा। तो पूनम ने कहा, जी बोलिए। पूनम ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। वह बोला, मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए पूरी उम्र चाय बनाओ। जी क्या मतलब? तुम्हारी चाय तुम्हारी तरह ही मीठी है। वह शर्मा गई तो राघव ने उसके हाथ को तेजी से पकड़ा और मौका देखकर उसने उसे प्रपोज करके बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? पूनम बोली, सोच समझ कर मुझे प्रपोज करिए। हाँ हाँ, मैंने सब सोच लिया है, अब तुम अपना डिसीजन बताओ। पूनम ने कहा, शादी करूंगी, मगर एक शर्त है मेरी। क्या? कैसी शर्त? इसी शर्त पर मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ कि तुम जीवन में कभी भी मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश नहीं करोगे। राघव ने शर्त स्वीकार कर ली थी। फिर दोनों की शादी हो गई। शादी में राघव का पूरा परिवार शामिल हुआ। सब दोनों जोड़ियों को आशीर्वाद देकर अपने घर को लौट गए, मगर पूनम के परिवार का एक भी सदस्य शादी में नहीं आया। फिर दिन गुजरने लगे। दोनों की जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी। अब सिर्फ राघव कमाता था। पूनम ने नौकरी छोड़ दी थी। कहते हैं इंसान अज्ञात के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। कभी कभी राघव के दिल में पूनम के बारे में सब कुछ जान लेने की इच्छा होती थी, मगर वह शर्त के मुताबिक उससे पूछ नहीं सकता था। मगर 2-3 सालों में एक वाकया घट गया। एक दिन वह पूनम के साथ किसी मॉल में शॉपिंग करने गया था। उसके पास एक लड़का आया और उसे थोड़ा अलग ले जाकर बोला, साहब, जो लड़की आपके साथ खरीदारी कर रही है वो आपकी क्या लगती है? इस बीच पूनम कपड़े की शॉपिंग में बिजी थी। राघव बोला, वो मेरी पत्नी है। इतना सुनकर लड़का चुप हो गया। राघव समझ गया कि यह लड़का उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए बोला, क्या जानते हो उसके बारे में? लड़का बोला, रहने दो, उसके बारे में बताऊंगा तो आप नाराज हो जाओगे। राघव बोला, नहीं होऊंगा, तुम खुलकर बताओ। युवक बोला, ये लड़की हमारे गांव में अपनी नानी के यहाँ रहती थी। फिर युवक ने अपने गांव का नाम बताया और आगे बोला, ये निहायत ही गिरी हुई लड़की है। गांव के बहुत से लड़कों के साथ इसके संबंध थे। ये अपने मामा के साथ भी, छी, कहने में भी शर्म आ रहा है, पर आपके साथ कुछ गलत ना हो इसीलिए सब सच्चाई बता दे रहा हूँ। उनके साथ भी सोया करती थी। इतना कहकर वह युवक चला गया। उधर राघव सन्नाटे में खड़ा रह गया। राघव शॉपिंग करके जब घर लौट रहा था तो पूरे रास्ते चुप था, उलझन में पड़ा हुआ था। बवंडर की तरह विचार उसके मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे थे। पूनम ने कहा, क्या हुआ जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। राघव ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। जब वे दोनों घर पहुंचे तब राघव ने मन में उपजा जहर पूनम के सामने उगल दिया। वह बोला, आज मैं तुम्हारा अतीत जान गया हूँ, बहुत गंदा है, तभी तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी। इतने साल से छुपा कर रखा, मुझे अंधेरे में रखा, इतना गंदा है।
यह सुनकर पूनम का दिमाग खराब हो गया। पूनम आश्चर्य से पति की तरफ देखते हुए बोली, दर्द भरा जरूर है, मगर गंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें किसने क्या बताया है, जरा मुझे भी बताओ। राघव बोला, आज तो मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ। पूनम बोली, मुझसे जी भर गया लगता है, या फिर भरोसा उठ गया, वरना शर्त नहीं बोलते। वह घृणा से भरा हुआ था। अचानक से उसे वह बहुत बुरी लगने लगी थी, इसीलिए झल्लाकर बोला, बाहर में गई तुम्हारी शर्त। आज मैं जान गया हूँ कि तुम एक उल्टा औरत हो। तुम मेरे काबिल ही नहीं थी, मगर क्या करूँ, मेरी मति खराब हो गई थी। तुम आदमी हो तो कुछ भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अब तुम चुप हो जाओ। मैं तुम जैसी औरत का शक्ल नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, और मेरे पीछे भी मत आना। अगर एक बार गई तो दोबारा नहीं आओगी। बोल दे रही हूँ। फिर पूनम अपना सूटकेस अलमारी से निकाला और कपड़े लत्ते के साथ न जाने क्या क्या चीजें उसमें भर के 2 सूटकेस लिए बाहर घर से निकल गई। 2 जोड़ी कपड़े डालने के बाद बोली, देख लो, इन 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं ले जा रही हूँ। शायद हमारा साथ इतना ही था। मैं नहीं जानती तुम्हें कौन मिला और क्या कान भरे, मगर मैं इतना जान गई हूँ कि अब मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, इसलिए जा रही हूँ, चलती हूँ। राघव ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पूनम 2 कदम चलकर ठहर गई, फिर बिना मुड़े ही बोली, मुझे एक बार खो दोगे तो मैं दोबारा नहीं मिलूंगी। राघव उसे उपेक्षित दृष्टि से देखता हुआ उठकर दूसरे कमरे में चला गया। कहते हैं, घृणा और गुस्सा इंसान की मति भ्रष्ट कर देती है, विवेक छीन लेता है। इससे इंसान अच्छे बुरे में फर्क करना भूल जाता है। और पूनम के जाने के बाद जैसे ही उसका गुस्सा खत्म हुआ, शांत हुआ, तब उसे महसूस हुआ कि उसने जल्दबाजी कर दी। एक अनजान आदमी की बात पर भरोसा करके पूनम से इतनी नफरत करने लगा कि तैस में आकर उसे घर से ही चले जाने को कह दिया। राघव ने फोन उठाया और पूनम के नंबर पर कॉल किया, मगर घंटी कमरे के अंदर ही बज रही थी। पूनम अपना फोन साथ नहीं ले गई थी, वहीं छोड़ गई थी। उस रात को नींद नहीं आई। वह रात भर पछतावे में करवटें बदलता रहा। पर कहते हैं ना, मन पछताइए अवसर बीते। सुबह उठते ही वह उस गांव के लिए बस से रवाना हो गया जो उस लड़के ने बताया था। वह अब सच्चाई जान लेना चाहता था। पूनम के ननिहाल पहुंचने के बाद उसने देखा, छोटा सा गांव है जहां ज्यादा घर नहीं थे। इत्तेफाक से उस रास्ते में 2 औरतें मिल गई, जिसमें से एक पूनम के मामा की पड़ोसी निकल आई थी। वह कोई बुजुर्ग सी औरत थी। राघव ने बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया। अपना परिचय देते हुए जब उस औरत से पूनम के बारे में पूछा, तो उस औरत ने जो कुछ बताया उसे सुनकर वह जड़ हो गया। राघव ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बूढ़ी औरत बोली, जब पूनम 10 साल की थी तब उसके माता पिता भगवान को प्यारे हो गए। वह छोटी सी उम्र में अनाथ हो गई थी। उसके बाद कुछ साल तक उसके दादा ने उसका पालन पोषण किया, मगर जब वह 15 साल की थी तब दादा भी चल बसे। उसके बाद कुछ साल उसकी बुआ उसे अपने साथ ले गई। बुआ के पास वह 5 साल तक रही, मगर बुआ ने उसे बहुत दुख दिए। वह उससे घर का सारा काम करवाती थी। बुआ दौलत की भूखी थी। बुआ पैसे के लालच में उसकी शादी एक 40 साल के अधेड़ आदमी से पक्का करवा दी थी। पूनम मना करती रही, बुआ आप मेरी माँ जैसी हो, ऐसा मत करो। पर उसकी बुआ ने उसका एक न सुना। उसके शादी का दिन आया तो पूनम दुल्हन के कपड़े में आधी रात को मंडप छोड़कर भाग गई थी, और बुआ के पैसों में तो पानी फिर गया। वहां से भागकर अपने मामा के यहाँ आ गई, मगर मामा तो एक नंबर का बेवड़ा है। हर समय शराब पीकर नशे में इधर उधर ढंगला रहता था। उसने अपनी ही भांजी पर गंदी नजर डालनी चाहिए। तब एक दिन वह यहाँ से भी भाग गई। राघव बोला, मगर अम्मा, आपके गांव का एक लड़का मिला था। उसने बताया पूनम बस चलन थी। इस गांव के
बहुत से लड़कों के साथ उसके संबंध थे। औरत गुस्से में बोली, कौन लड़का था? मुझे नाम बताना जरा। राघव बोला, नाम तो मुझे नहीं पता। औरत कुछ सोचते हुए बोली, जिसने तुम्हें बताया उस लड़के के बाल लंबे लंबे थे क्या? राघव तुरंत बोला, हाँ ऐसा ही था। औरत गुस्से में बोली, तब वह राकेश था, निहायत ही बदतमीज है वह। रोज पूनम बिटिया को परेशान करता था, आते जाते उस पर गंदी नजरें रखा करता था। एक दिन तो उसने बीच रास्ते में पूनम का हाथ पकड़ लिया तो पूनम गुस्सा कर मोहल्ले के कई लोगों के सामने उस नीच को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए थे। इसी से जल भून गया होगा वह, वरना पूनम बिटिया तो हीरा थी, कभी कोई गलत काम नहीं किया। बस भगवान ही उससे रूठा हुआ था। जहाँ भी आसरा मांगा सब नीच निकले। बेचारी अनाथ लड़की पता नहीं अब कहाँ होगी। ये सब जानकर राघव के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वह चुपचाप वापस चल पड़ा, मगर उसके कदमों में जरा भी जान नहीं थी। दिल के कोने में दर्द सा उठ रहा था। जिस मजबूर लड़की को आश्रय दिया था, दिल में जगह दी थी, उसके लिए वह इतना कठोर कैसे बन गया? पत्नी पर भरोसा न करके, एक अजनबी की बातों पर विश्वास करके उसने बड़ी गलती कर दी थी। इस बात का राघव को इतना पछतावा हो रहा था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह अपने घर लौट आया था, मगर अब उसकी जिंदगी में पूनम नहीं थी, जो रोज शाम को घर के दरवाजे पर पलके बिछाकर उसका इंतजार किया करती थी। सुखद पलों में अमर बेल की तरह उससे लिपट जाया करती थी, उसके दुख में दुखी होती थी, उसकी खुशियों में खुश हो जाया करती थी। राघव बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वह पूनम को तलाश करने के लिए जी जान से जुट गया था, मगर पूनम उसे कहीं नहीं मिली। दिन गुजरने लगे। 8 महीने बाद अचानक उसके फोन की घंटी बजी। जो ही उसने कॉल रिसीव किया, फोन पर उसे पूनम की आवाज़ सुनाई दी। वह बोली, मैं पूनम बोल रही हूँ। पूनम की आवाज़ सुनकर वह तो जैसे पागल हो गया था। बोला, तुम कहाँ हो? प्लीज़ लौट आओ। मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो पूनम, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहता। हाँ, मैंने तलाक के पेपर्स बनवाए थे, पर मैंने उसको फाड़ डाला है। मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसे पूनम का उदास सा स्वर सुनाई दिया। अब लौटने का वक्त निकल चुका है यारा। तलाकशुदा बहुएं वापस ससुराल नहीं आती। फिर मैं तो अनाथ हूँ और गरीब भी। मैं जो कुछ कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। जिस दिन मैं घर से निकली थी, उसी दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भ से हूँ। मगर मेरी किस्मत खराब है, खुशियाँ मुझे रास नहीं आती। जीने की जरा भी इच्छा नहीं थी, मगर कोख में पल रही तुम्हारी निशानी के लिए जी रही हूँ। यह तुम्हारा ही बच्चा है, किसी और का नहीं। मुझ पर विश्वास करना प्लीज़। हाँ हाँ पूनम, मैं तुम पर अपने से ज़्यादा विश्वास करता हूँ। यह हमारा ही बच्चा है। पूनम रोते हुए बोली, जीवन में कभी खुशियाँ नहीं मिली। प्यार की एक एक बूंद के लिए मैं तड़पती थी। तुम मिले तो लगा जैसे खुशियों में बहार आ गई है। तुम्हारे साथ गुजरे जिंदगी के 3 साल मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थे। राघव तड़प कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं जान गया हूँ। तुम गंगा की तरफ पवित्र हो। हम साथ जिएंगे, साथ ही मरेंगे। अब तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। तुम कहाँ हो बताओ मुझे। मैं आ रहा हूँ। पूनम फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, अब साथ निभाने का वादा नहीं कर सकती यारा। कमबख्त, जिंदगी की परीक्षाएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। डॉक्टर कह रहे हैं डिलीवरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। वह बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। पूनम बोली, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। एक सिलाई सेंटर में काम करके दिन गुजार रही थी। अब सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। कल मेरी डिलीवरी है। तुमसे 500 किलोमीटर दूर हूँ। अगर मैं नहीं रहूँ तो हमारी निशानी को संभाल लेना। नहीं पूनम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव रो कर बोला। फिर पूनम ने अपना एड्रेस बताया और फ़ोन काट दिया। राघव ने गाड़ी किराए की और 8 घंटे में ही उस
हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां पूनम भर्ती थी। जब वह उसके वार्ड में पहुंचा तब वह बेड पर लेटी सूनी आंखों से छत को निहार रही थी। राघव ने महसूस किया कि वह पेट से होकर भी बहुत दुबली पतली नजर आ रही थी। राघव को देखकर वह बैठ गई, फिर झटके से बैठी, फिर बोली, कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ, पर तू मुझे बड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है। मेरी दवाई मेरे बैग में रखा है, दे दे, बहुत कमज़ोरी फ़ील हो रही है। राघव ने उसका बैग खोला तो जो देखा वह देखकर रोने लगा। उसकी सांसें ही ऊपर नीचे होने लगी। पूनम, यह क्या, तू मेरी तस्वीर लेकर आई है? मैंने तुझे भला बुरा कहा, फिर भी बैग में मेरा तस्वीर रखा है। इतना प्यार करती है तू मुझे, इतना दर्द अपने सीने में समाया है। मैंने तुझे घर से निकाला, फिर भी तू मुझसे इतना प्यार करती है। वह क्या है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आपसे प्यार किया। अगर आपकी तस्वीर न लेकर आती तो आपके बिना कैसे जीती। हर वक्त आपके तस्वीर को निहारती थी ताकि होने वाला हमारा बच्चा आप जैसा हो, मेरे जैसा नहीं। मेरी परछाई उस पर बिल्कुल ना पड़े, मेरे तरह अभागा न हो। इतना कहते ही उसके सीने से चिपट कर रोने लगी। राघव उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। वह सुबकते हुए बोली, मुझे कुछ देर ऐसे ही चिपके रहने दो, क्या पता ये हमारा आखिरी आलिंगन हो। वह उसे धैर्य बंधाते हुए बोला, तुम ऐसी बातें मत करो, अगर इस तरह हिम्मत हारने वाली बातें करोगी तो फिर हम हार जाएंगे। राघव के आने के बाद पूनम की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह शांत थी। जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तब राघव बोला, मुझे सिर्फ तू चाहिए, बच्चा नहीं बचेगा तो हम और कर लेंगे, मगर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तू है तभी मैं हूँ तभी तू है। याद रखना, हम दोनों साथ साथ जिएंगे और साथ ही साथ मरेंगे। कहते हैं जब हम सफ़र का साथ हो तो हिम्मत दुगनी बढ़ जाती है। पूनम की जिजीविषा जाग गई थी। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि जो डिलीवरी क्रिटिकल नज़र आ रही थी वो बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो राघव जी, आपके घर में बेटी पैदा हुई है। बेटी भी पूनम जैसी सुंदर थी। बेटी की शक्ल सूरत अपने पिता राघव से मिलती थी। सब ठीक है, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तब राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर पूनम के पास पहुंचा और पूनम के सर अपने गोद में लेकर बोला, आज से हमारा नया सफ़र शुरू हुआ है। अब गम नहीं होंगे, सिर्फ खुशियाँ होंगी। तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा, बचपन में मिले हर दर्द को भूल जाएगी। इतना सुनकर पूनम ने आंखें बंद कर ली। बंद आंखों में से कुछ बूंद आंसू निकल आए थे, मगर वो आंसू खुशी के थे, क्योंकि अब अनाथ गरीब लड़की की परीक्षाएं खत्म हो गई थी। दोस्तों, दूसरों के बहकावे में आकर पति पत्नी का रिश्ता जो कि अटूट होता है उसे नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक डोर से बना होता है और इसमें मजबूती पति पत्नी के विश्वास और प्रेम से ही आता है। इसीलिए मिलजुल कर रहें। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मनोज ने तलाक के पेपर फाड़ कर अच्छा किया या गलत। कहानी सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517। और जहाँ तक पूनम की बात है तो कभी कभी लड़कियों के जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो वह किसी से शेयर करके उस दर्द को याद नहीं करना चाहती। थैंक यू।